एडवोकेट तेलूराम नाफरिया बने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। आरपीआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अजीत सिंह चहल ने बताया कि आज 29 जनवरी 2025 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हरियाणा राज्य जनरल काउंसिल की मीटिंग हेरिटेज होटल पीपली रोड कुरुक्षेत्र में संपन्न हुई, जिसमें आरपीआई के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के बारे में आरपीआई के हरियाणा राज्य चुनाव अधिकारी सतीश हर ने अमरावती ने बताया कि इस चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच सीधे मुकाबले में एडवोकेट तेलूराम नाफरिया को 20 मत मिले और दूसरे उम्मीदवार कप्तान चंद्रभान देशवाल को 1 मत मिला। इस तरह एडवोकेट तेलूराम नाफरिया 19 मतों के अंतर से हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष पद पर चुने गए। हरियाणा प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट तेलूराम नाफरिया ने कप्तान चंद्रभान देशवाल को हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष, एडवोकेट सुधीर कुमार जांगड़ा को प्रदेश महासचिव और कप्तान सोम कुमार को प्रदेश सचिव नामित किया। हरियाणा राज्य के कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों को 10 फरवरी 2025 तक नामित कर दिया जाएगा। इस मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अमरावती के जिलाध्यक्ष भाई हिम्मत डोले, जिला सचिव साहेबराव भालेराव, एडवोकेट रामावतार, कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष चमेल सिंह, दादरी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट नवदीप सिन्हा, भिवानी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार कांटीवाल, सुनीता प्रधान हडोदा, डॉक्टर रीतू ग्रोवर, मनीष कुमार, रवि कुमार, विनय अवतारे और अंशुल कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 80 वोटर हमारे हैं और 2 प्रत्याशी हमारे बीच में हैं। और महाराष्ट्र से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उसने जो इलेक्शन के लिए इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हरियाणा की रिटर्निंग ऑफिसर स्टेट का लगाया है, वो हमारे सतीश हरने जी हैं। ये अमरावती से हैं। इनको स्टेट इलेक्शन ऑफिस रिटर्निंग ऑफिसर लगाया है इलेक्शन कमीशन ने, और इनके सहयोग देने के लिए, इस कार्य को पूरा करवाने के लिए अमरावती जिला के ही आरपीआई के जिलाध्यक्ष हिम्मत डोले जी हमारे साथ हैं। ये उनके साथ आए हैं। और अमरावती जिला से ही जो जिला महासचिव के पद पे एस भालेराव जी, ये हमारे पास अब इस कार्य को पूरा करने के लिए आए हैं। और एस भालेराव जी, हिम्मत जी और सतीश जी, ये 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे पास 3 ऑब्जर्वर हैं, जो इसका वोटिंग करा करके और पूरा चुनाव का जो नतीजा है वो निकाल के और आपको नया प्रदेश अध्यक्ष दे के जाएंगे। तो इन 80 लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी। 52-53 जो लोग जो है ना लगभग आ चुके हैं, उनकी वोटिंग होनी है और 3 बजे तक वोटिंग है। 80 में जितने भी लोग आएंगे वो 2 प्रत्याशी हमारे सामने हैं। कैप्टन चंद्रभान देशवाल जी हैं। चंद्रभान देशवाल छतरी का चुनाव चिन्ह है इनका। दूसरे जो हमारे प्रत्याशी हैं वो एडवोकेट तेलूराम नाफरिया जी हैं। एडवोकेट तेलूराम जी, इनका गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह इनका है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप जिस भी साथी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रदेश की कमान देना चाहते हैं, ये 80 चुने हुए लोग, वो उस साथी को वोट दें। और मैं एक एक करके इन दोनों साथियों को बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो आज के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो स्टेट के रिटर्निंग ऑफिसर हैं सतीश हरने जी, इस चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आकर के 2 शब्द कहें, ताकि फिर हम अपने दोनों प्रत्याशियों को बुलाएंगे। सतीश हरने जी। तो मैं पहले कैप्टन देशवाल जो हैं, चंद्रभान देशवाल, इनको बुलाऊंगा कि भी आप जो हमारे वोटर हैं उनसे आप अपनी वोट की अपील अपने तरीके से करें। 5 मिनट आप लें और अपनी वोट की अपील इनसे करें कि आपको वोट दें, और आप इनको सुने। फिर हम तेलूराम जी को बुलाएंगे, उनकी अपील है। फिर जो भी आपको अच्छा लगे, जो डिसीजन लगे, आप उनको वोट देंगे। वोट देने के बाद में जो आगे की प्रक्रिया है वो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर लें। सबसे पहले एक और दे दो भाई। दुनिया में इतने सारे देश हैं, उन सब देशों में एक राज व्यवस्था होती है। और पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो राज व्यवस्था 2 तरीके से चलती है। एक राजतंत्र होता है और एक लोकतंत्र होता है। जो लोकतंत्र है उसमें 2 प्रकार की प्रणाली है। एक जो प्रेसिडेंशियल राजतंत्र, वो जो लोकतंत्र है वो है, और दूसरा संसदीय राजतंत्र है, जहां राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे यूएसए में है,
और जैसे इंडिया जो है वहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार है, और संसदीय प्रणाली की सरकार या आप दूसरा राजतंत्र जो है उनमें कभी भी एक व्यक्ति राज नहीं करता। जो लोकतंत्र है उसमें एक व्यक्ति राज नहीं करता, उसमें लोगों के चुने हुए व्यक्ति राज करते हैं। और राजतंत्र में एक राजा है, उसकी वो ही राज करता है, उसी के हिसाब से काम होता है। लोकतंत्र में लोगों के हिसाब से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका जो है ना लोकतंत्र बनता है और उसी के हिसाब से वो राज चलता है। भारत एक गणराज्य है, हर 5 साल में देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए और जो संवैधानिक तरीके की व्यवस्था है वो बदलती रहती हैं और वो अपना नया चेहरा, नया प्रतिनिधित्व चुनते रहते हैं। ये जो प्रतिनिधित्व चुनने का काम है ये राजनीति में होता है। और राजनीति में 3 तरह की जो है यहाँ आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। इस देश में जितना भी आपका वोटिंग सिस्टम है उसमें 3 तरह की विचारधारा है। सबसे जो पहली विचारधारा जो है उसमें आपको याद होगा 2 अक्टूबर 1869 को एक व्यक्ति, एक बच्चे के रूप में यहां पैदा हुए, महात्मा गांधी के नाम से, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से। उन्होंने एक अपना ग्रुप लीड किया और उस ग्रुप के माध्यम से 1885 में ए ह्यूम ने एक पार्टी बनाई, कांग्रेस। उस कांग्रेस की जो विचारधारा है वो गांधी की विचारधारा है। गांधी की विचारधारा पे कांग्रेस चलती है। एक दूसरा संगठन तैयार हुआ जो कमोबेश उस विचारधारा से थोड़ा सा अलग था, और वो दूसरा संगठन जो तैयार हुआ वो 1 अप्रैल 1889 को एक शख्स पैदा हुए, केशव बलीराम हेडगेवार, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको आरएसएस के नाम से जानते हैं। उनकी एक पहले पार्टी थी जो उस पार्टी को हिंदू महासभा थी, फिर उसके बाद में जनसंघ आ गया, फिर जनता पार्टी हुई और फिर वो भारतीय जनता पार्टी हुई। तो ये एक दूसरी विचारधारा है जो इस देश में काम करती है, जिस विचारधारा की आज सरकार है। पहली जो विचारधारा गांधीवादी विचारधारा, कांग्रेस के जो घटक दल जो रहे उनकी विचारधारा रही है। उन्होंने इस देश पर 54 साल और 5 महीने तक इस देश पर राज किया है। और दूसरी जो विचारधारा है वो विचारधारा इस देश में 22 साल और अब 9 महीने पूरे हो गए। जो दूसरी विचारधारा है उसके 22 साल 9 महीने पूरे हुए हैं। ये पिछले जो 76 साल का जो है 70 साल पूरे हो गए। उन 70 सालों में इन 2 विचारधाराओं ने राज किया है। एक तीसरी विचारधारा है जो समता, समानता, बंधुता, भाईचारे की विचारधारा है। और जिस विचारधारा को शुरू किया था तथागत गौतम बुद्ध ने, बुद्ध के बाद में जो है कबीर साहब आए, रैदास आए, ज्योतिबा फूले आए, छत्रपति साहू जी महाराज आए, नारायण गुरु, ईवी पेरियार स्वामी, और उनके समकक्ष जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने अपनी विचारधारा जो समता समानता की विचारधारा उसको आगे बढ़ाने में सहयोग किया। और बाबा साहब को जब वोट का अधिकार लोगों के लिए सुनिश्चित करना था, क्योंकि इस देश में जो आज का जो संविधान है जिसको भारत का संविधान बोलते हैं, उससे पहले एक संविधान था जिसको ब्रिटिश भारत का संविधान बोलते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से था। उसमें आज जो वोटर हैं उनसे केवल 13% लोग, यानी कि आज 100% वोटर हैं जो, उनका केवल 13% जो पॉपुलेशन होती थी 13% लोगों को ही, यानी कि 100 में से 13 लोगों को ही वोट का अधिकार था। सब लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। वो कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनको वोट का अधिकार था, या जो टैक्स भरते थे, नौकरी वाले थे, उनको टैक्स का अधिकार, वो वोट का अधिकार था। बाबा साहब ने ये लड़ाई लड़ते हुए सबको वोट का अधिकार एक तरीके से दिलाया। और उस वोट का अधिकार मिलने के बाद बाबा साहब ने देखा कि वोट का अधिकार तो मिल गया, लेकिन आप लोगों को ये वोट डालना कहाँ है। इसके लिए 1927 में जब बाबा साहब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में नामित हुए, जो बॉम्बे विधान परिषद में नामित हुए, और 1934 तक वो वहां 36 तक रहे, तो 1934-36 का जो पीरियड था उसमें बाबा साहब ने सोचा कि भाई ये पार्टी के बगैर हमारा काम नहीं। क्योंकि 1927 का आप महाड़ सत्याग्रह आंदोलन के बारे में शायद आप लोगों ने कहीं कहीं पढ़ा होगा। महाड़ सत्याग्रह आंदोलन में
बाबा साहब ने कहा कि हमें दो चीजों पर ध्यान देना है, एक तो पढ़ाई और दूसरा राजनीति। यानी कि दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम पहले पढ़ेंगे और फिर राजनीति में उतरेंगे। तो ये पढ़ाई और राजनीति जो है, इससे आगे चलेंगी ये चीजें, और इन चीजों को आगे ले जा करके बाबा साहब ने इस राजनीति में आगे आने के लिए 15 अगस्त 1936 को एक पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने जो महाराष्ट्र जो आज है वो पहले बॉम्बे स्टेट के नाम से होता था। बॉम्बे स्टेट का इलेक्शन हुआ विधानसभा का, और उसमें 17 एमएलए के कैंडिडेट बाबा साहब ने उतारे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से, जिसमें से 14 कैंडिडेट जीते। एक बहुत बड़ी विक्ट्री जो है महाराष्ट्र से मिली। और उसके बाद में जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी उसका नाम 19 जुलाई 1942 को नागपुर का अधिवेशन जो था उसमें इसका नाम बदल करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रख दिया गया। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से इस देश में पहला आम चुनाव हुआ, और पहले आम चुनाव में ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित हुई। उनके वोट बैंक और उनके 2 प्रत्याशी, और वोट बैंक लगभग 9% से ज्यादा वोट बैंक था पूरे देश में। तो इसलिए वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा मिला। और उसके बाद में बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को अपने महापरिनिर्वाण से 2 महीने और 5 दिन पहले इस पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग बुला करके 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली में, और इस पार्टी का नाम रख दिया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। क्योंकि जो पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, बाद में रिपब्लिकन पार्टी, और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हर उस व्यक्ति के लिए खुली है जो इस देश का नागरिक है, इस देश का वोटर है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, कोई रंग भेद उसके वो नहीं लागू होता। हर व्यक्ति को यहाँ इस पार्टी में आने का मौका मिलता है। और ये जो पार्टी है, हरियाणा पंजाब जो है, वो एक ऐसा राज्य रहा है जो पहले पंजाब के नाम से था सारा, हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये अगर महाराष्ट्र के बाद कोई और स्टेट पूरे भारत में है तो ये पंजाब स्टेट था, जो आज हरियाणा है आधा और आधा हिमाचल में चला गया। यहां से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के बाद में सबसे ज्यादा सीटें, जो सबसे ज्यादा बड़ी विक्ट्री जो मिली है वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और उसके बाद आरपीआई, वो हरियाणा रहा है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल। इस हरियाणा में जो 1957 में इलेक्शन हुआ, पहले उससे पहले 1951 में आपका जो पहला प्रत्याशी है कैप्टन चंद्रभान देसवाल, इनको छतरी का चुनाव चिन्ह इनका है। अगर आप इनको पसंद करते हैं, इनको देश की बागडोर, प्रदेश की बागडोर देना चाहते हैं, तो आप छतरी के निशान पे मोहर लगाइए। अगर आप इनके अलावा जो एडवोकेट हैं तेलुराम नाफरिया जी, उनको इस प्रदेश की बागडोर देना चाहते हैं, तो आप गैस सिलेंडर के सामने अपनी जो स्टैंप है, वो इलेक्शन कमीशन की जो स्टैंप होती है वो लगाएंगे। वो मोहर लगा करके दोनों प्रत्याशियों में से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप वोट देंगे, और बड़ा शांतिपूर्ण मतदान होगा। अपना मतदान करके यहाँ लंच की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है इस हॉल में, साइड वाले हॉल में। उसके बाद में हमारे जो इलेक्शन अधिकारी हैं वो चुनाव का नतीजा डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर करने के बाद में जो भी व्यक्ति आज यहाँ प्रधान पद के लिए जीतेगा, उनकी और उनके साथ उप प्रधान की, और साथ में जो 2-3 कार्यकारिणी के जो मेंबर उन्होंने बनाने हैं, उन सब की आज यहाँ शपथ ग्रहण होगी, और शपथ ग्रहण के बाद में ये कार्यक्रम का समापन होगा। ये पूरे कार्यक्रम की हमारी रूपरेखा है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आप बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हुए इस व्यवस्था को शांतिपूर्वक तरीके से पूरा करेंगे, और इस देश में नए प्रधान के साथ आज इस प्रदेश के नए प्रधान लेकर के आप जाएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी दोनों साथियों में से बनेगा वो तन मन धन से इस पार्टी को मजबूत करके आने वाले विधानसभा में और लोकसभा में हमारे जरूर प्रत्याशी जिताने की कोशिश करें, ताकि हमारा रास्ता विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए खुल सके। और कोई ये बड़ी बात नहीं है, आरपीआई ने पहले करके दिखाया है, आगे भी करेगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा था, इसको दोबारा से शुरू किया गया है। आप लोगों के पास अलग अलग लोग आएंगे आरपीआई के नाम से। बाबा साहब की जो ये आरपीआई है, ये केवल आरपीआई, इस पे आगे पीछे ABCD कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये वो आरपीआई है जो बाबा साहब ने खुद बनाई थी। बाकी जो लोग आएंगे वो ABCD कुछ भी लगा रहे हैं, उनका अपना अपनी मर्जी है, वो अपने तरीके से आएंगे।
लेकिन ये आरपीआई जो है वो ओरिजिनल है, जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे है, इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट में है, वो आरपीआई है। और इस आरपीआई को आगे बढ़ाने के लिए मेरी दोनों ही प्रत्याशियों से गुजारिश है, जो साथी जीतेगा वो दिन रात करके प्रदेश में इस आरपीआई को आगे बढ़ाएगा। मैं तन मन धन से जो काम मैं कर सकता हूं पूरे प्रदेश में कैडर देने का, जो मैं अपनी ईमानदारी से जो अपने खर्चा महीने में खर्च करता हूं अपनी तनख्वाह में से वो, और जो साथियों से अपील करके मैं आप लोगों को पूरा सहयोग दूंगा। आपसे आशा और उम्मीद है कि आप हमेशा इस पार्टी को दिन रात आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत। और इस चुनाव प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मैं माननीय सतीश हारने जी को अब माइक दूंगा कि आप इस चुनाव प्रक्रिया को शुरू करें और वोटिंग कराएं। जी, आज जो ये इलेक्शन है उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए, महात्मा बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, साहू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी आरपीआई के कार्यकर्ता, आरपीआई के सदस्य, आरपीआई के सीनियर साथी और आज चुनाव समिति के अध्यक्ष, चुनाव समिति के सदस्य, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो इलेक्शन है, कैप्टन चंद्रभान देशवाल जी ने कहा है, ये इलेक्शन नहीं, ये हमारे भाईचारे का एक प्रतिनिधित्व हमने चुनना है। और यदि मेरे को मौका मिला तो मैं चंद्रभान जी के साथ कंधे से कंधा नहीं, आगे अपना हाथ पकड़ के उनके छोटे बेटे की तरह काम करूंगा। और यदि ये मौका चंद्रभान जी को मिला तो भी मैं इनका हाथ पकड़ के अपने बेटे की तरह फर्ज निभाऊंगा। और बात रही पार्टी की, पार्टी के लिए मेरा पूरा समर्पण रहेगा। और जब तक जीऊंगा बाबा साहब के मिशन में, चाहे मुझे कोई पद की कोई लालसा नहीं है, पद मिले ना या ना मिले, मैं अपना पूरा जीवन बाबा साहब के मिशन को दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज चुनाव हुआ प्रदेश अध्यक्ष के लिए, और आप अपने संगठन के बारे में क्या कहेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से विस्तार करेंगे और चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी, और कारवां बढ़ता जा रहा है आज आरपीआई के बारे में? आरपीआई देखो, आरपीआई जैसे आप सबको पता है कि बाबा साहब द्वारा स्थापित पार्टी है, और ये हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का आज चुनाव हुआ है। और हरियाणा प्रदेश में आरपीआई बहुत पहले से अच्छे सफलता की तरफ थी। और जो विधानसभा इलेक्शन हुए 1951 में, हरियाणा पंजाब जो है उस समय एक ही थे, तो वहाँ से अमलो पायल जो जगह थी वहाँ से मियाँ सिंह गिल ने जीत दर्ज की थी। और 1957 में 5 एमएलए बने, एक होशियारपुर से, 2 जींद से, एक पुंडरी से और एक राजौंद से। तो ये 5 उस टाइम बने। और 2 जब हरियाणा पंजाब अलग अलग हो गए थे तो 2 एमएलए 1967 में आरपीआई के बने हैं, और 1 एमएलए 1968 में बना है, और एक 2000 से 2005 तक एमएलए रहा है। इसका मतलब आरपीआई हरियाणा में और पूरे भारत में पहले मजबूत थी। 1971 तक आरपीआई राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रही, और हरियाणा में तो 2000 से 2005 तक पार्टी जो स्टेट राज्य पार्टी के रूप में भी हरियाणा में दर्जा था। हम कोशिश रहेगी हमारी कि जो संगठन के जो नए प्रधान बने हैं, उप प्रधान हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, जो ये लोग बने हैं संगठन में, इनको दिन रात आगे चलाने की जिम्मेदारी हम हरियाणा के लोगों की है। और ये जो 8 ज़िलों की यूनिट अभी हमारी तैयार है, आने वाले टाइम में 14 ज़िले और बचे हैं, उनकी भी कार्यकारिणी बननी है, और हर ज़िले की पार्टी ऑफ इंडिया को पहुंचाएंगे। ऐसी उम्मीद हम नई कार्यकारिणी जो चुनिंदा पदाधिकारी हैं उनसे करते हैं, और हरियाणा के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि अगर आप वास्तव में समता, समानता और बंधुता की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी जातियों, सभी धर्मों, अलग अलग जो भी लोगों के विचार हैं, हर एक विचार के लोग इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए आ सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके लिए खुली है, और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के लोग जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को
पहले मान सम्मान देते थे, पहले विधायक देते थे, अब भी आने वाले समय में भी हरियाणा के लोग यहाँ विधायक और लोकसभा के सांसद देंगे। यही हमारी हरियाणा प्रदेश से और नई जो टीम चुनी गई हरियाणा प्रदेश की, उससे हमारी अपेक्षा यही। कि आरपीआई नगर पार्षद, नगर पालिका जैसे जिला पार्षद इनके चुनाव भी लेगी? हाँ, ये जो 8 मेयर के चुनाव होने हैं अभी हरियाणा में, आरपीआई मेयर के चुनाव भी लड़ेगी और पार्षदों के चुनाव आएंगे, वो भी चुनाव लड़ेगी आरपीआई। सर, आपने कहा नई कार्यकारिणी आप चलाएंगे, तो कितना समय लगेगा इसमें? कार्यकारिणी अब बनी है तो हमें लगता है कि आने वाले 6 महीने में ये कार्यकारिणी पूरी जो है तरीके से काम करेगी और 6 महीने के अंदर अंदर ये लोग इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को विधानसभा स्तर तक इनका संगठन मजबूत कर देंगे और आने वाले 6 महीने बाद जो भी चुनाव आएंगे उसमें आपको आरपीआई का एक अच्छा खासा जो सफलता का जो ग्राफ है वो बढ़ती। 71 तक राष्ट्रीय पार्टी थी, इसका बीच में कुछ ठहराव आ गया था और ठहराव ऐसे ही आते रहते हैं। हम फिर से जन सैलाब लेके आएंगे और हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर दोबारा से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का परचम लहराएंगे और रिपब्लिकन पार्टी को ऑफ इंडिया को संसद तक, विधानसभा तक और हर एक असेंबली तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है, आप इस संगठन के बारे में क्या कहेंगे? आपने संगठन किस तरह से मजबूत करेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मुझे इतने जन समर्थन के साथ जो विजयी बनाया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो आश्वासन देता हूं, यदि मुझे मौका मिला तो सबसे पहले तो आर्थिक क्रांति जो बाबा साहब ने कही थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें शारीरिक मानसिक क्रांति से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आर्थिक, हर युवा को रोजगार और महिलाओं के लिए सुरक्षा। जैसे पुरुष रात के समय में कहीं भी निकल सकते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं कि महिलाएं भी किसी भी समय, रात के समय, दिन के समय पुरुषों की तरह और बिल्कुल आज़ादी से निकल सकें, ऐसे राज की कामना चाहता हूं। सर, एक बात और पूछना चाहते हैं, आज कितनी कुल वोट डाली गई? 21 वोट डाले गए 21 वोट, और उन 21 में से मेरे को 20 वोट मिले हैं। और जो उप प्रदेश अध्यक्ष बना वो कौन है? वो कैप्टन चंद्रबान जी देशवाल जी हैं और इनको प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है पानीपत से। और सोम कुमार जी को प्रदेश के सचिव और प्रदेश के महासचिव वो है सुधीर कुमार जांगड़ा जी को नियुक्त किया गया है। और इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, हम महिलाओं को भी साथ लेकर चलेंगे और प्रदेश की का पर्व में महिला का कोई ऐसी महिला हमें चाहिए और जो मैं पूरी की पूरी पार्टी के साथ विचार विमर्श करके जो पूरे के पूरे भारत में भ्रमण कर सके, हर हर घर तक पहुंच सके, ऐसी नेत्री की मुझे ज़रूरत है, एक नहीं चाहे कितनी भी हो।